हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहली क्वेरी है पाटिल जी ने, वो कह रहे हैं कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ और 1 साल के बाद मैं अपना पैसा बाहर निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हो और आप 1 साल के बाद उसको निकाल लेते हो बाहर, मतलब आज आपने कोई स्टॉक लिया, 1 साल के बाद उसको आप बेच देते हो, तो मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। इस पर वैसे भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर अगर आपका जितना भी गेन होगा उस पर 10% का इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। वहीं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, अगर जैसे मान लीजिए आज आपने कोई शेयर लिया, वो आप हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर या 1 साल के दौरान, साल से पहले ही बेच देते हो, तो वो आपका जो गेन या लॉस आता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही आता है। आपको उसके लिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने सीए से इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं दूसरी क्वेरी के ऊपर। वो दिनेश जी ने पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि आप आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करते हो या फिर कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो। तो दोस्तों देखो, ऐसा है, हर स्टॉक के फंडामेंटल के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं। जो स्टॉक एक डाउन टर्न में होते हैं उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक बना के हम देखते हैं कि कहाँ उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो स्टॉक एक डाउन टर्न में होता है जिसके फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं हैं, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तब मैं उसके अंदर बाय पोजीशन क्रिएट करता हूं और एक सेल सिग्नल मिलने से पहले ही मैं उसके अंदर निकल जाता हूं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं जो स्ट्रॉन्ग बुल रन जिन स्टॉक में होता है उन्हीं स्टॉक में निवेश करता हूं और स्टॉक के अंदर 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूं, ईएमए यूज़ करता हूं। मैं ज़्यादातर मेरा इन्वेस्टमेंट उन्हीं स्टॉक में होता है जिस स्टॉक में बुल रन चल रहा होता है। तो उन स्टॉक में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ईएमए का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे जब एक लंबा बुल रन चल रहा होता है तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी। उसके अंदर फिर मैं आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। आरएसआई इंडिकेटर्स को जो यूज़ करने का तरीका है वो मैं आपके कई बार शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद चलते हैं अगली क्वेरी के ऊपर। विनोद जी ने पूछा है कि किस तरीके से मैं आपके बेसिक वीडियो शुरू से देख सकता हूं। तो दोस्तों देखो, ऐसा है, ये मेरी आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो मैंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बेसिक फॉर बिगनर्स से स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे वीडियोस एक सीक्वेंस वाइज अब सेट कर रखे हैं, आप यहाँ आके देख सकते हैं। अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। आप इस तरीके से मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगली क्वेरी पे। तरुण जी ने पूछा है, ये मैंने एफपीओ के ऊपर वीडियो अपलोड किया था जो ऑफर फॉर सेल आया था, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इन्होंने कहा कि एफपीओ के लिए क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों, एफपीओ के लिए वही सेम प्रोसीजर होता है जो आईपीओ वाला होता है। आप एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आईपीओ वाले कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे एफपीओ के लिए या बायबैक के लिए या बॉन्ड के लिए ऑप्शन होता है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एसबा के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद एक प्रवीण जी हैं, ये कह रहे हैं कि आपके वीडियोस देख के काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट स्टाइल में और काफ़ी मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो थैंक यू प्रवीण जी, मुझे काफ़ी खुशी है। तो देखिए, मेरे यूट्यूब का चैनल का मकसद यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में नुकसान खाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट बन जाएं, इंटेलिजेंट बन जाएं, किसी को नुकसान ना हो स्टॉक मार्केट में, हर कोई स्मार्टली इन्वेस्ट करे। तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। उसके बाद अगली क्वेरी है, ये मौज मस्ती जी क्या नाम रखा है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि हम जब आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो क्या हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप एसबा के थ्रू अप्लाई करेंगे, जो कैटेगरी होगी रिटेल इन्वेस्टर के बजाय आप एचएनआई के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी मिनिमम लॉट की जो लिमिट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर वो कैटेगरी को चेंज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, जो नया आईपीओ आता है मार्केट के अंदर, अप्लाई करते हैं ना एसबा के थ्रू, बैंक से अप्लाई करते हैं ना, उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि हम रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप एचएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट क्या होगा, जैसे रिटेल कैटेगरी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसमें मान लीजिए 10 शेयर का लॉट है या 20 शेयर का लॉट है तो इतने का ही हम अप्लाई कर पाते हैं। वहीं एचएनआई कैटेगरी में अगर हम अप्लाई करते हैं, मतलब उससे ऊपर वाली कैटेगरी में हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें 1000 शेयर 2000 शेयर मिनिमम एप्लीकेशन का लॉट होता है। मिनिमम लॉट 1000-2000 शेयर का होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए कोई आईपीओ आया सीडीएसएल का, मान लीजिए कोई एक्सवाइजेड कंपनी का आईपीओ आया, उसके अंदर 50 शेयर का लॉट था रिटेल इन्वेस्टर के लिए। वहीं पे एचएनआई के लिए या उससे ऊपर जो कैटेगरी है उसके लिए लॉट है 500 शेयर का, मतलब 500 शेयर की आपको बिड करनी होगी। अगर उसमें आपको अलॉटमेंट आ गई, आईपीओ अच्छा है, तो मतलब आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाएगा। यहाँ ये मैं समझाना चाहता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहते, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहते, अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे ज़्यादा होने ज़रूरी हैं। आपके पास पैसे उतने हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बैंक से बात कर लीजिए, कस्टमर केयर से फ़ोन कर लीजिए, अपने ब्रोकर से फ़ोन करके बात कर लीजिए, वो आपको अच्छा समझा देंगे। मैंने एक आधी बार अप्लाई किया था, मुझे अलॉटमेंट नहीं आई, तो मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं अप्लाई करता हूँ, तो रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करता हूँ। आप ज़्यादा जानकारी के लिए बैंक भी जा सकते हैं, ब्रांच भी जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगली क्वेरी के ऊपर। वो ये मिस्टर गोला जी पूछ रहे हैं कि 5 कोई अच्छी रिसर्च फर्म बताइए, उनके नाम बताइए। दोस्तों मैं किसी का नाम नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी की रिसर्च को मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है कुछ सर्विसेज को। कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने अप्लाई किया था, आप भी उसको कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, जो अच्छी जो रिसर्च फर्म है इंडिया में, आपको लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाके आप एक उनसे फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आप किसी भी सर्विस को सब्सक्राइब करने से पहले वो हर किसी का एक फ्री ट्रायल होता है, आप फ्री ट्रायल लीजिए। आप देखिए किस तरीके की कॉल दे रहे हैं, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस वो दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलते हैं उसके बाद अगली क्वेरी के ऊपर। ये मिस्टर शर्मा जी पूछ रहे हैं, ये 2-3 क्वेरी हैं। एक फेनल जी पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप जेपी एसोसिएट और आरकॉम के ऊपर वीडियो अपलोड कीजिए, हमने इतने पे स्टॉक ले रखा है। तो दोस्तों देखिए ऐसा है, मेरे जो है लिमिटेड स्टॉक्स हैं। मेरे पास 50 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और 40 स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है। मैं उन्हीं को ट्रैक करता हूँ। शेयर बाजार में तो 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। मैं हर कंपनी को ट्रैक नहीं करता हूँ, तो उस पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं इनके ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ेंगी जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो काफ़ी सारा नेगेटिव कमेंट का मुझे सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सॉरी, ऐसे स्टॉक के ऊपर वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। बाकी इन दोनों स्टॉक में से एक स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है जेपी एसोसिएट, उसको मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड भी करूंगा, अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। अभी करेक्शन आएगी तो मैं दोबारा उसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। मैंने पहले वीडियोस के अंदर मैंने जेपी एसोसिएट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। अब उस डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं जेपी के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं Q&A सेशन है ये, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं इतना कहूँगा कि जेपी मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो, काफ़ी सारे बिल्डिंग बनाई हैं, काफ़ी सारे फ्लैट बनाया है, फ्लाईओवर बनाया है, और भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया है उन्होंने। तो वो मुझे अच्छी लगती है कंपनी, इसलिए मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये अगली क्वेरी पे चलते हैं। जगलेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से अपनी आईपीओ की एप्लीकेशन लगाऊंगा एसबीआई के थ्रू तो मुझे क्या अलॉटमेंट मिलेगी? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आईपीओ के थ्रू पैसा लगाते हैं, किसी भी बैंक के थ्रू आप लगाएंगे, बैंक एक्सचेंज को ट्रांसफर करता है, तो आगे से आपको अलॉटमेंट आनी होती है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा कोटक महिंद्रा में है, तो अभी पर्सनली मैं कोटक महिंद्रा का यूज़ कर रहा हूँ। उसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो मुझे मैसेज आ जाता है। उनका कस्टमर केयर काफ़ी अच्छा है। मुझे कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं कस्टमर केयर से बात कर लेता हूँ, वहाँ से काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी आप किसी भी बैंक के थ्रू लगा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपको अलॉटमेंट अगर आनी होगी तो वो आ जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगली क्वेरी के ऊपर। ये दोगिया जी ने पूछा है, ये 2-3 क्वेरी एक साथ हैं। काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि हम बैलेंस शीट को कैसे रीड करें। तो दोस्तों देखो, अगर आपको अकाउंट्स आपने पढ़ी है तो इस बारे में आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है। बाकी मैंने बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। मनी कंट्रोल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर जाके बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप बैलेंस शीट को पढ़ना चाहते हो तो आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। आप सिर्फ ईपीएस को देखो, ईपीएस उसका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखो, और सिंपल कंपनी का ईपीएस देखो कि किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। बाकी मुझे डिटेल वीडियो डालना पड़ेगा, अगर आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। काफ़ी लंबा वीडियो होगा। कंपनी के रिजर्व क्या है, कंपनी के सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर, काफ़ी सारी बातें मुझे उसके अंदर एक मेंशन करनी पड़ेगी। तो उस वीडियो में काफ़ी सारी बातें मुझे आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसको अपलोड करने की। उसके बाद चलते हैं अगली क्वेरी के ऊपर। ये ओनकर जी ने पूछा है, ये पूछे हैं कि कोई आप अच्छी बुक सजेस्ट कर दीजिए स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए ऐसा है, अभी मैंने 2-3 बुक्स खरीदी हैं, मैं पर्सनली उनको पढ़ रहा हूँ। मैं एक बार उनको पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक अच्छी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली क्वेरी के ऊपर। इस्वान जी, ये काफ़ी सारे मेरे व्यूअर ने पूछा है कि आप टेलीग्राम के ऊपर एक अपना चैनल बनाइए, वहाँ पे आप हमें स्टॉक बताइए इंटरडे के लिए, और जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं। दोस्तों देखिए ऐसा है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू कर लूँ। मुझे मैसेज टाइप करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो सॉरी इसके लिए। अभी तो मैं ये चैनल नहीं शुरू कर पाऊँगा।
दोस्तों उसके बाद चलते हैं अगली क्वेरी के ऊपर। ये डॉक्टर अश्विन जी ने पूछा है, ये कह रहे हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं इसके बारे में इसकी जानकारी हमें कैसे पता लगेगी, और ये भी पूछ रहे हैं कि अगर उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बारे में हम थोड़ा कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इसका एक आसान तरीका है, मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे एक ये रिजल्ट वाला कॉलम है, रिजल्ट वाले कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे एक एक्सपर्ट्स की राय भी होती है और एक एस्टीमेट होता है CNBC का, वो बता देते हैं कि इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट इस तारीख को आएगा, तो एस्टीमेट है कि इतना आने की संभावना है। तो आप इस वेबसाइट पे काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट को लेके। तो जनरली वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब किसी कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला होता है तो उसके अंदर पहले ही पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हो जाती है। पहले थोड़ा एस्टीमेट होता है, कई स्टॉक का एस्टीमेट होता है कि इतना आएगा, क्योंकि वो जो सेक्टर जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, तो हल्का फुल्का एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट हो सकती है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो जब रिजल्ट आने वाला होता है क्वार्टर, तो कुछ दिन पहले ही वो स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आना है तो पहले इसके अंदर अप मूवमेंट आ जाता है। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं अगली क्वेरी के ऊपर। ये असगर जी ने पूछा है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान हमें कैसे पता लगेंगे और कंपनी के डेट के बारे में कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में फाइनेंशियली पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा आज की डेट में कंपनी का डेट क्या है। बाकी जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं आप उसको पढ़िए, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं, और साथ जो मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ होते हैं, मैनेजमेंट जो अनाउंसमेंट करते हैं, आप उसको देखिए, आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान पता चल जाएंगे। और जो AGM अगर में जा सकें आप, एनुअल जनरल मीटिंग में वहाँ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा फ्यूचर प्लान कंपनी के पता लग जाएंगे। कंपनी अनाउंस करती है अपने शेयर होल्डर के साथ, काफ़ी सारी बातें डिस्कस करती है, वहाँ आप पता लगा सकते हैं। बाकी आप गूगल सर्च कीजिए किसी भी स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे न्यूज़ कॉलम में जाइए, आप काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके जितने भी सवाल हैं स्टॉक्स को छोड़ के आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने की। धन्यवाद।